अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकेट्रिक नर्सिंग। तो साइकेट्रिक नर्सिंग जो है ये एमएचएन में मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो मेन सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर में। इसमें हमने मतलब इसमें सब पार्ट्स है ए बी सी, और ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये डी पार्ट है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हम अपलोड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू साइकेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, तो ये जनरल बात ये है कि किस तरीके से जो है हम मतलब साइकेट्री जो है वो की कंसेप्ट उसमें कौन कौन सी थ्योरीज आई है ना। तो ये सारी थ्योरीज थोड़ा सा ओवरव्यू है, जैसा कि एरिक्सन हो गया, मेस्लो हायरार्की हो गया, या फ्रूड हो गया, या पियागेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी थ्योरीज इसमें थोड़ा थोड़ा उसकी जो शॉर्ट ओवरव्यू है वो लेते हैं, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ क्या है या मेंटल इलनेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि 7 साइन ऑफ मेंटल हेल्थ। तो ये 7 साइन अगर एक पर्सन में हो तो वो मेंटली क्या हो, हेल्दी होंगे। पहले तो है कि वो हैप्पी होंगे, मतलब उसकी मतलब उसमें हैप्पीनेस होंगी। तो अगर एक पर्सन मतलब खुशी के हालात में जो है वो खुश हो जाती है और गम के हालत में वो खफा हो जाती है, तो ये एक हेल्थी मेंटल साइन है, ठीक है, मेंटल हेल्थ की। दूसरा जो साइन है वो है कि कंट्रोल ओवर बिहेवियर, मतलब हर सिचुएशन में वो अपने बिहेवियर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आ जाए, ठीक है, लेकिन वो अपने बिहेवियर जो है वो क्या पॉजिटिव वे में इख्तियार करता है। थर्ड नंबर जो है वो अप्रेजल टू रियलिटी, मतलब हर रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, मतलब रियलिटी को मानते हैं। तो जो पर्सन रियलिटी को मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो उसको पता है कि मैं जो गवाही दे रहा हूँ वो गलत बात पे गवाही दे रहा हूँ, ठीक है। असल में वो बात नहीं होती, लेकिन फिर भी वो रियलिटी को नहीं जो है वो सामने लाते। तो वो मेंटली इल लोगों का निशानी है। जो बंदा मेंटली हेल्दी होगा वो परफेक्ट बात करेगा, वो परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। फिर इफेक्टिवनेस इन वर्क, देखिए वो जो भी काम करेगा ना अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी कर दे तो उसका जो इफेक्टिवनेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अगर वो कोई भी एक्टिविटी करता है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अदर जो है वो कि हेल्थी सेल्फ कंसेप्ट मीन कि वो अपनी जो उसकी खुद का इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हेल्दी होंगे। मतलब वो अपने आप को ऐसा बहुत उसकी जो मतलब पर्सनल इमेज होती है वो अपनी जो है वो अच्छी कंसिडर करेगा। फिर क्या है कि जैसे सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, वो जो भी रिलेशनशिप बनाएगा जैसा कि फ्रेंड हो गया, मतलब गर्लफ्रेंड वाइफ, या हस्बैंड के रिलेशनशिप, या सोसाइटी के रिलेशनशिप, ये सारे रिलेशनशिप जो है वो एक ऐसा रिलेशनशिप बनाएगा जो कि सेटिस्फेक्शन के क्या हो, बुरा मतलब सेटिस्फेक्शन से भरा पड़ा हो, ठीक है। जैसा कि गिव एंड लव रिसीव, मतलब वो कोई किसी पर्सन को मतलब मोहब्बत दे सकता है या ले सकता है उससे, ठीक है। तो ये सारे हो गया, ठीक है। फिर क्या एक इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें जो एक इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज होते हैं ना, तो इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो और उसको क्या हो, उसको ये आता हो, जो मेंटली हेल्थी लोग होते हैं ना उसको ये आता है कि हम एक मतलब देखिए नॉर्मल सिचुएशन में तो हर कोई कोप कर सकते हैं, नॉर्मल में तो कोपिंग का तो कोई कंसेप्ट नहीं है। जब आप पे कोई भी एक नॉर्मल या पेयरिंग एंजाइटी वाला कंडीशन आ या डिप्रेशन वाला कंडीशन आ जाए और वहाँ पे आप अपने लिए जो है वो एक तसल्ली देते, तो मीन इसका मकसद है कि आपकी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज है या मैकेनिज्म है वो ठीक है। तो ये सारे 7 जो है वो क्या है, मतलब साइन है मेंटली हेल्थी पर्सन का। फिर क्या ट्रेट ऑफ मेंटल हेल्थ, तो ट्रेट ऑफ मेंटल हेल्थ मीन की द एबिलिटी टू डील विद कन्फ्लिक्टिंग इमोशन, मतलब आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है इमोशनल कन्फ्लिक्ट आएंगे, ठीक है। उसके साथ आप किस तरीके से डील हो रहा है, तो ये है ट्रेड ऑफ मेंटल हेल्थ। दूसरा जो है वो लाफ विदाउट अनड्यू फेयर एंड गिल्ट एंड एंजाइटी, मतलब जो भी आप मोहब्बत करते हैं या मतलब ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। तो जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं ना, मतलब लव सॉरी, ठीक है, तो जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं कोई भी उसमें मतलब फेयर होप वाली बात ही नहीं होती, शर्म वाली बात ही नहीं होती, या कोई भी एंजाइटी वगैरह जो है वो वाला बात ही नहीं होती, ठीक है। मतलब जो जो पर्सन विदाउट फेयर गिल्ट या एंजाइटी के मरकज़ जो है वो अपना ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो वो क्या होगा, उसका जो ट्रेट है, ट्रेट मीन कैरेक्टरिस्टिक है जो पहले से जेनेटिकली आया है ना, तो वो मेंटली हेल्थी होगा। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन ओन एक्शन, मतलब वो कोई भी काम करते हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबल देते लेते हैं, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ठीक है। मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो खुद जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेते हैं। थिंक क्लियरली, और ये मेंटली हेल्थी पर्सन जो है वो क्या करते हैं, जो भी सोच करते हैं ना, तो वो बहुत साफ सुथरा होती है, ठीक है। मतलब वो
क्लियरली होती है। जो भी वो बात करता है उसकी माइंड से, ठीक है, तो वो जो भी थिंकिंग करेगा ना तो वो क्लियरली होगा। नेविगेट ईच डेवलपमेंटल टास्क, और उसकी जो डेवलपमेंटल टास्क होती है, मीन जो हमारी मतलब बर्थ से लेके इन या ओल्डर तक क्या होती है, हमारा हर स्टेज में, मतलब प्री स्कूल और स्कूल एज में या इस तरह से एडोलेसेंस में, इसमें मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंटल चेंजेस आती है। वो चेंजेस अगर सारे टास्क आप नेविगेट करते हैं, कंप्लीट कर देते हो तो क्या होती, आप जो है वो मेंटली हेल्दी होगी। फिर क्या है कि प्रेवेलेंस ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर यूएसए में, जो प्रेवेलेंस, और ये प्रेवेलेंस मीन की जो फास्ट की और जो मतलब अभी दोनों, जो फास्ट और प्रेजेंट का जो केसेस होती है, जब हम वो जमा हो के उससे एक कंबाइन, मतलब एक स्टैटिस्टिक निकालते हैं, न्यूमेरिक्स निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम प्रेवेलेंस कहेंगे, ठीक है। तो प्रेवेलेंस में इंसिडेंस और जो प्रेवेलेंस है दोनों जो है वो आती है, न्यू और ओल्ड केसेस दोनों जो है वो प्रेवेलेंस में आती है। तो द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ 2004 में प्रोवाइड आर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक, तो ये स्टैटिस्टिक प्रोवाइड किया है मेंटल हेल्थ की जो इंस्टीट्यूट है, मतलब 57.7 मिलियन अमेरिकन हैव मेंटल इलनेस, दैट इज 26.2% ऑफ अमेरिकन 18 आर ओल्डर। देखिए 18 या ओल्डर की जो एज था ना अमेरिकन का, तो उसमें 57 मिलियन जो है लोग मेंटल इलनेस के शिकार होती थी, और अगर हम परसेंटेज में ले लेते सारे अमेरिका के, तो ये 100 में 26% जो है वो ये मेंटली इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। देखिए यहाँ कि फोर आप द 10 लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूड मेजर डिप्रेशन, मतलब इसमें जो मेजर काज होती है और उसकी वजह से मेंटल इलनेस है, तो ये इसमें ये डिजीज है कि मेजर डिप्रेशन है, बाइपोलर मतलब मेजर डिप्रेशन मीन जो वो क्रोनिक बहुत ज़्यादा टाइम से वो डिप्रेशन में है, तो इसको हम क्रोनिक डिप्रेशन कहेंगे या मेजर डिप्रेशन कहेंगे। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में जो है आती है कि शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है, एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब ये जो डिजीज़ है, एक एक डिजीज़ हम बाद में इंशाल्लाह वन बाय वन पढ़ेंगे। तो ये डिजीज़ उसमें ज़्यादा थे। द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस इन द एक्सेसिव डैश 1 पॉइंट, मतलब वो 170 बिलियन डॉलर जो है वो उस पे क्या होती है, सालाना उसकी बर्डन उस पे खर्च होती थी, किस चीज़ पे, साइकेट्रिक डिसऑर्डर पे। तो ये इकोनॉमिक बर्डन भी अमेरिका पे ये थी। तो फिर क्या होती थी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ 2002 में यूएसए की जो स्टेटिस्टिक निकाली हुई थी कि कौन कौन सी डिजीज कौन कौन से परसेंटेज में जो है वो प्रेजेंट है। तो इफेक्टिव डिसऑर्डर मीन जो मूड का डिसऑर्डर था, वो 9.5% या 18.8 जो है वो मिलियन लोग थे, ठीक है। सोसाइटी में कितने लोग थे, तो टू मतलब 29,350 पीपल कमिटेड सुसाइड, ठीक है, तो वो सुसाइड करता था इतने लोग पर ईयर में। और फिर क्या है कि शिज़ोफ्रेनिया की जो डिजीज़ है, तो 1.1% जो है वो, या 2.2 मिलियन, ठीक है। फिर क्या है कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर था, तो एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा है, जिसमें 13.3%, 19 मतलब 1 मिलियन जो है वो, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर में जो है 2.5% जो है वो ये लोग क्या थे, पॉपुलेशन में वाले थे। फिर एडीएचडी मतलब जो अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो है 4.1 जो है परसेंट ऑफ द यूथ है 9 से लेके 17 तक, ठीक है। सब्सटेंसेस अब्यूज के जो पीपल थे वो है कि 11.3% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये सारे एक स्टेटिस्टिक है, ठीक है, इसमें एमसीक्यूज वाले कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक स्टेटिस्टिक अमेरिका का निकाला हुआ है, तो ये आपने देख लिया कि ज़्यादातर जो मोस्टली प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, वो मोस्टली किस जगह पे क्रिएट होती है, वो आती है कि मतलब यू ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर और जो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और मूड मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर और जो सुसाइड है ये बहुत ज़्यादा है, ये आपने याद रखना है। फिर आते हैं कि थ्योरीज ऑफ मेंटल इलनेस, तो आपको ये पता है कि मतलब मेनली क्या है कि थ्योरीज हैं। एक है कि साइको बायोलॉजिकल मीन आपकी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन होती है, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी फंक्शन में कोई भी सन क्या आ जाए उसकी ये नॉर्मेलिटी आ जाती है, जैसा कि लिवर हो गया और दूसरा जो है वो ब्रेन हो गया। तो इस दोनों में अगर कोई भी ड्रामेटिक प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपकी जो मेंटल इलनेस होगी वो लाजिम वाक़ होंगे, ठीक है। फिर क्या है कि साइकोलॉजिकल मीन कि आपकी जो सोशल इशू होती है, तो सोशियोलॉजिकल जो या साइकोलॉजिकल जो है वो क्या होती है ये इंटरेक्टिव में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आते हैं कि साइको बायोलॉजिकल का प्रॉब्लम किस किस वजह से होती है, तो सबसे पहले ये तो जेनेटिक की वजह से होती है। आपको पता भी है कि मतलब
जो बाय बर्थ कोई किस जो है कुछ ना कुछ ट्रेड जो होती है, वो ट्रेड लाजिम जो है क्या होती है, उस माँ-बाप या वग़ैरह इससे आती है, ठीक है? तो इसकी वजह से फिर उस ट्रेड को या उस जीन को अगर कोई भी एनवायरनमेंट फेवरेबल मिल गया तो वो एक्सप्रेस हो जाएँगे और अपना जो इफ़ेक्ट होती है वो क्रिएट करेगा। जैसे मूड स्विंग, जैसा कि एंग्ज़ायटी, ठीक है? सोचना बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाएँगी। अदर बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस में ही आती है। और इसी तरीके से मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के आपकी बॉडी की और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और उसकी वजह से आपकी जो मतलब नॉर्मल साइकोलॉजी है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। फिर द रूल ऑफ एनवायरनमेंट तो द मेन कांसेप्ट ऑफ साइकोबायोलॉजिकल के एनवायरनमेंट है कि जैसा आपको एनवायरनमेंट मिल गया, इसी तरीके से आपकी जो मतलब क्या है, मेंटल है वो ही काम करेगा, ठीक है? तो फिर ये वाला जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ये आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है? इसमें आ सकते हैं देखो, तो सबसे पहले ये साइकोबायोलॉजिकल में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर या तो ये दोनों में अगर प्रॉब्लम आ गया तो उसकी वजह से जो साइकोबायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्रिएट होती है। तो सबसे पहले डोपामिन होती है, तो डोपामिन क्रिएट मतलब जो साइन होती है डी है, ठीक है? और उसकी देखिए जब डोपामिन क्या होती है वो कम हो जाती है, ठीक है? तो 2 कंडीशन है देखिए, इस शिज़ोफ्रेनिया और जो मेनिया है, तो इस शिज़ोफ्रेनिया और मेनिया में जो डोपामाइन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो शिज़ोफ्रेनिया में इसी तरीके से इसका रिलेशनशिप डोपामाइन के साथ इस तरीके से कि देखिए शिज़ोफ्रेनिया में पर्सन पे इल्यूजन और डिल्यूजन आती है। तो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन ये प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब वो एब्नॉर्मली जो है वो एक सेंसिटिव परसेप्शन करता है। कोई चीज़ वहाँ पे नहीं होती या कोई आवाज़ें वहाँ पे नहीं होती, लेकिन उसको सुनाई दे रही होती है, ठीक है? या कोई उसकी जो पास्ट बिलीव होती है, एपेक्स बिलीव, ये भी तो ये एक्सेसिव की वजह से होती है। या मेनिया है, मेनिया तो आप जानते हैं कि इसमें जो इम्पल्सिव होती है ना, या तो बहुत पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होगा तो वो लैपिंग करेगा, या बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब वो होंगी तो उसकी जो मतलब लैपिंग कंडीशन से वो नहीं होगा, ठीक है? तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, क्रिएट होगा। तो ये मेनिया ये भी डोपामिन की ज़्यादती की वजह से। फिर पार्किंसन है और डिप्रेशन है, तो जब डोपामिन की कमी आ जाती है तो इसकी वजह से पार्किंसन और डिप्रेशन आ जाती है। फिर क्या है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है, तो आपको पता है कि प्लेट एंड फाइट वाले हार्मोन है, अगर जब ये ज़्यादा हो जाती है तो उसकी मेनिया तो ऑलरेडी ज़्यादा होगी, और अगर नॉरएपिनेफ्रिन कम हो गया तो फिर इसकी वजह से डिप्रेशन ही आ जाती है। सेरोटोनिन है, तो सेरोटोनिन क्या है कि जो एंजाइटी है, जब सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से एंजाइटी, और जब कम हो जाती है डिप्रेशन। फिर जो गाबा होती है, गाबा अमानो ब्यूटेरिक एसिड जो है, तो रिड्यूस ऑफ एंजाइटी, ठीक है? तो ये एंजाइटी जब ये गाबा ज़्यादा हो जाती है तो एंजाइटी की कमी आ जाती है, मतलब एंजाइटी आपको नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अगर जब गाबा की फिर क्या होती है, तो ये एंजाइटी भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो दोनों कंडीशन ऐसा है कि वो रिड्यूस को प्रेजेंट करता है ये। फिर जो एसिटाइल कोलिन है, तो डिप्रेशन में एसिटाइल कोलिन क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो मीन डोपामिन कम होती है। तो यहाँ पे देखिए जो पार्किंसन होती है, पार्किंसन में जब डोपामिन कम हो जाती है ना, तो मीन एसिटाइल कोलिन ज़्यादा हुए है, ठीक है? तो इसी वजह से जो है वो डिप्रेशन इस कंडीशन में ही आएगा। और अल्जीमर जो है, तो अल्जीमर में एसिटाइल कोलिन जो है वो कम हो जाती है। फिर क्या है कि जो साइकोलॉजिकल जो है, तो साइकोलॉजिकल में ये पोर जो मतलब थ्योरीज हैं, तो प्रूव्ड साइको एनालिटिक जो है वो थ्योरी है, तो ये फादर ऑफ साइकोलॉजी भी है या साइकोलॉजी भी है, जो प्रूव्ड है, ठीक है? तो कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या एद ईगो, ठीक है? तो कॉन्शियस ये है कि जो हमारा नॉर्मल अभी जो प्रेजेंट टाइम है और जो चीज़ें हमें जो है वो दिखाई दे रहा है या हम उस पर बात करते हैं, तो ये कॉन्शियस लेवल हो गया हमारे, ठीक है? जो दूसरा है वो कि मतलब प्री कॉन्शियस हो गया, तो प्री कॉन्शियस इस तरीके से है, ये देखिए मैं आपको एक पिरामिड से बताता हूँ, तो आपको पता होंगी कि एक स्लीप सी तरीके से एक फ्लोटिंग होती है, ठीक है? पहले जो सेमेस्टर थे वहाँ पे हमने पढ़ी भी है कि सी में जो है वो एक ऐसा, सॉरी, सी में क्या होता था, एक ऐसा प्लास्टिक सा होता था, ठीक है? वो तो ये जो टिप था, तो ये टिप क्या होता था, ये कॉन्शियस लेवल, मतलब जो हर चीज़ वो जो है वो आपकी प्रेजेंसी में
फिर दूसरा जो सब स्टेज था या फ्रीक्वेंसी स्टेज था, तो ये वाला था, ठीक है। ये अननोन रियलिटी, मतलब ये वो चीज़ें होती है ना कि अगर आपको पास्ट में हुआ है, अभी आपको पता नहीं, लेकिन वो सिचुएशन जब दोबारा आ जाती है ना, तो फिर डायरेक्टली आप जो है वो वहाँ की जो इमेज है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और फिर जो लास्ट होती है, जो अनकॉन्शियस का जो एरिया होती है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया होती है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होती है बीनीथ, ठीक है। फिर इद हो गया, तो इद तो आपको पता है कि जो प्लेयर बेस्ड रिस्पॉन्स होती है, ठीक है। ईगो जो है वो रियलिटी बेस्ड होती है। सुपर ईगो हमारे पास क्या होती है कि ये जो मोरलिटी बेस्ड होती है, तो ये साइकोलॉजिकल की थ्री और मॉडल है, मतलब ये थ्योरी बनाए हुए है इसने। डिफेंस मैकेनिज्म एंड एंजाइटी में फिर मुख्तलिफ आते हैं, जैसा कि रिप्रेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, सबलिमेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर है, मीन जो अपनी क्या होती है वो उसको हम, मतलब वो हो अपने आप से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, ठीक है। फिर आती है कि जो साइकोलॉजिकल या साइको एनालिटिकल ईगो फंक्शन क्या क्या होती है, तो किस पर्सन में ईगो होती है ना, मीन रियलिटी बेस्ड हो। रियलिटी बेस्ड मीन मतलब ये है कि उसका जो सेल्फ एस्टीम होती है या उसकी जो सेल्फ कंसेप्ट होती है वो कॉन्फिडेंस होगी, और हर रियलिटी को मानता है, तो रियलिटी टेस्टिंग करते हैं इसमें। दूसरा जो है वो सेंस ऑफ रियलिटी, वो जो भी रियलिटी उसके सामने आ जाती है तो उससे वो सेंसेशन फील करेगा कि कौन हक पे है कौन ना हक पे है। जजमेंट भी जो मतलब हर सिचुएशन में वो जजमेंट भी करेगा जब जो पर्सन ईगो या सेल्फ एस्टीम का पर्सन होगा। इसमें इम्पल्सिव कंट्रोल होती है, जो भी मतलब अनरिलेटेड स्टिमुलस आ जाती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। थॉट प्रोसेस जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। एराइज होती है, और डिफेंसिव फंक्शन होती है। मतलब मुख्तलिफ किस्म हमने आपको बताया। फिर ऑब्जेक्टिव रिलेशंस होंगी, ऑटोनोमस फंक्शन, स्टिमुलस बैरियर, मास्टरी ऑफ कंपेटेंस, ठीक है, एंड सिंथेटिक इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग। तो ये सारे जो है वो क्या होंगी, ये करेक्टरिस्टिक है एज अ सेल्फ स्टीम पर्सन का या ईगो वाले फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन है जो पर्सन ईगो या रियलिटी कंडीशन में होगा। फिर आती है जो साइकोलॉजिकल जो प्रूव है, ये पहले भी आपने पढ़ाया है, ठीक है। तो जो साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, तो इसमें सबसे पहले जो स्टेज आती है वो है कि ओरल स्टेज, मतलब 0 से लेके 18 जो मंथ तक होती है। फिर क्या है कि एनल स्टेज में 18 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक। फिर फ्लेक्स स्टेज में 3 to 6 ईयर। लेटेंसी में जो है वो 6 to 12 ईयर, 13 to 19 या 13 to 20 जो है वो जो जेनाइटल जो है वो जेनिटल पेल होती है, ठीक है। फिर आती है कि जो साइकोलॉजिकल है, तो साइकोलॉजिकल में एरिक्सन का जो थ्योरी है ये है कि जो साइकोलॉजिकल स्टेज होती है, तो ट्रस्ट व मिसट्रस्ट। तो ट्रस्ट आप जानते हैं, जब एक माँ बाप अपने बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होती है या उसकी जो ट्रस्ट लेवल होती है वो बिल्डअप हो जाती है माँ बाप की तरफ, ठीक है। और अगर वो चीज़ें उसको ना मिली तो फिर वो मिसट्रस्ट में ही चलेगा। फिर की ऑटोनमी, ऑटोनमी व शेम एंड डाउट जो है, तो ये इस कंडीशन में ये ऑटोनमी व शेम एंड डाउट और जो इनिशिएटिव वाज गिल्ट होती है, तो ये दोनों थोड़ा सा जो है वो सेम कंडीशन को डिफाइन करते हैं। तो अगर एक पर्सन को क्या होती है, वो उसकी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोड़ा थोड़ा अपने पेरेंट्स जो है वो दे देते हैं, तो वो क्या होती है, वो बच्चा फिर वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और उसके साथ जो है वो एहसास आ जाती है हर चीज़ का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छोटे जो बच्चे होते हैं ना, तो उस पर थोड़ा जिम्मेदारी लेके जाते हैं, ठीक है, ताकि वो ऑटोनोमस बन जाए, खुद मुख्तार बन जाए, ठीक है। फिर डाउट अगर वही ना हुआ तो फिर वो शर्म और गिल्ट और ये चीज़ें महसूस करेगा। फिर इंडस्ट्री एंड प्रायोरिटी है, तो ये भी ये वैसी कंडीशन होती है जो स्कूल कंडीशन का होती है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली बंदा जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस बनाती है ना, तो उस कॉन्फिडेंसी की वजह से जो है वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसको फॉलो करते हैं, और अगर ना हो तो फिर ये इंफीरियरिटी में चलेगा। फिर आइडेंटिटी को रूल कंफ्यूजन है, तो जो एडोलेसेंस एज हो गया, तो एडोलेसेंस एज में क्या होती है, ये हाँ, मतलब आइडेंटिटी उसकी क्रिएट होती है यहाँ इस स्टेज में, ठीक है। वहाँ रूल कंफ्यूजन, और ये ना हुआ तो फिर उसकी जो रूल कंफ्यूजन होती है, मतलब यहाँ पे अगर अभी आपका आइडेंटिटी नहीं है, जब 12 हो जाती है ना, मतलब जब
सेकंड ईयर पास होती है तो फिर इसके बाद मुख्तलिफ किस्म की जो है पर्सन कंफ्यूज जैसा होती है कि जब वो कोई भी फॉर एग्जाम्पल अभी जो है नर्सिंग हमने पढ़ ली, ठीक है, तो हमारा जो करियर हो गया वो आइडेंटिफाई हो गया कि हम एज ए नर्स इंशाल्लाह वर्क करेंगे, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो गई, तो रूल कन्फ्यूजन खत्म हो गया हमारा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और ये एडोलेसेंस में होती है। फिर इंटीमेसी वाली आइसोलेशन है, कुछ पर्सन क्या होती है कि वो इंटीमेसी कंडीशन में ही होती है, ठीक है, मतलब गहरी दोस्ती में या चली जाती है और शादी वगैरह कर लेती है। लेकिन दूसरे पर्सन अगर ये ना होती है जैसा कि हम हैं, वो आइसोलेटेड है, ठीक है, कोई भी जो है वो गहरी दोस्ती नहीं है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। फिर क्या है कि जनरेटिविटी और स्टेग्नेशन है, तो कुछ पर्सन ऐसे है कि जो अच्छी केयर प्रोवाइड करेगा ना तो उसकी जो बाद में जितने भी बच्चे हैं वो भी प्रोडक्टिव होंगी, और अगर वो अपने आप को ख्याल नहीं रखा तो फिर बच्चे भी कमज़ोर होंगी और वो क्या होंगी, वो प्रोडक्टिव भी नहीं होंगी। और अगर उसकी जो स्टेग्नेशन है तो मतलब वो अगर ये नहीं हुआ तो फिर उसका जो मतलब प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो कम होगी। फिर ईगो इंटीग्रिटी हुआ, डिस्पेयर हो गया, तो ये लास्ट स्टेज है एरिक्सन थ्योरी का। इसने ये बताती है कि मतलब जो भी पर्सन होगा तो वो क्या होंगे, उसका जो मतलब रियलिटी बेस्ड कंडीशन होगा, वो हर चीज़ को अचीव कर लेते हैं, फिर उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होती है वो पूरी हो जाती है। और फिर ये बताती है कि हम दूसरों के साथ जो है वो क्या कर लें, मतलब हाथ बटाएं, ठीक है, ताकि दूसरों की हेल्प किया जाए। और एक ये इंटेग्रिटी किसी पर्सन में नहीं आई तो फिर वो जो है वो क्या माना जाएगा, डिसअपेयर में जाएगा। फिर जो मिसलो हिरार्की की जो थ्योरी है तो ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेज में जो है वो साइकोलॉजिकल मतलब जो फिजियोलॉजिकल नीड है, मतलब रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी है, ठीक है, मतलब आपकी सेफ्टी है या नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, फिर लव एंड बिलोंगिंग है, ठीक है, तो ये भी एक स्टेज है। फिर क्या है कि ये स्टीम नीड होती है, ठीक है, तो स्टीम नीड में ही ये मिसल वगैरह की मीन आपकी जो सेल्फ इमेज होती है, ये आप खुद को जो वैल्यू दे रहा है, तो ये है या नहीं है आप में। फिर जो 5 नंबर स्टेज है तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो इसमें ये पर्सन मुकम्मल जो है वो हद तक चली जाती है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज होती है मतलब यहाँ पे हर चीज़ उसके साथ पूरी हो जाती है, बस सिर्फ वो इज्जत वगैरह ये चीज़ें कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। और जो लास्ट में 6 नंबर स्टेज होती है मिलो हायरार्की का, तो वो होती है कि वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दूसरों के साथ एम्पैथी और सिंपैथी शो कराया जाए। फिर जो एम्फसाइज है ना ह्यूमन पोटेंशियल एंड इंक्लाइन टू स्ट्रेंथ, मतलब ये जो पिरामिड्स है ह्यूमन की जो पोटेंशियल है उस पे ही बनाया हुआ है, ठीक है। उसकी जो अभी यहाँ पे है तो इसका पोटेंशियल मीन जो आने वाले जो पॉइंट्स है या ये वो क्लियर करेगा या नहीं। फिर क्या है कि एस्टेब्लिश व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सीक्वेंस ऑफ नर्सिंग एक्शन, सेट प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सीक्वेंस ऑफ नर्सिंग एक्शन ये है कि वो सेट, सबसे पहले ये प्रायोरिटाइजेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटाइजेशन इस डायग्राम में सबसे पहले हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर इसके बाद सेफ्टी, फिर लव, ठीक है, तो इस तरीके से इन तक चलेगा। फिर ये आती है कि साइकेट्रिक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोसेस। तो ये एक नर्सिंग प्रोसेस है कि किस डेटा से एक जो साइकेट्रिक नर्स है वो डेटा लेते हैं, तो सबसे पहले वो असेसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, वो नर्सिंग डायग्नोसिस पर मतलब असेसमेंट में वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों लेते हैं, फिर इसके बाद जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, ठीक है। और नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो मतलब वो कुछ इस तरीके से बनाती ना, तो इसमें फिर 2 टाइप्स के मतलब डायग्नोसिस है, इंशाल्लाह बाद में आपको है कि मेडिकल डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर ये आउटकम आइडेंटिफिकेशन इस डिजीज डायग्नोसिस के बेस पे देते हैं, फिर उसकी जो प्लानिंग है वो बनाती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाती है या इंटरवेंशन करवाती है। और उसकी फिर देखते हैं कि ये जो हमने वर्क किया, प्रोसीजर किया, उसका इफेक्टिवनेस है, आउटकम है या नहीं है। फिर वो कौन-कौन से फैक्टर इफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग असेसमेंट पे है, तो सबसे पहले है कि सपोर्टिव सिस्टम, ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं आपकी नर्सिंग असेसमेंट में। कि अगर आप कोई पर्सन जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते ना, मतलब जो क्लाइंट है वो उसको आप सपोर्ट नहीं दे रहा, तो फिर ये आपकी जो ट्रस्ट होती है आप पे, ठीक है, तो ये बिल्डअप नहीं होंगी। दूसरा जो है फैमिली इन्फ्लुएंस, ये भी जो है मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो या फैमिली अगर वायलेंस ये बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह घर में है ना, तो ये बच्चों की या उसकी जो माइंड है, ठीक है, उस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करेगा। फिर क्या है कि जो डेवलपमेंटल इवेंट होती है तो वो अगर नहीं होती ना तो फिर उसकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है वो ख़राब होती है। कल्चर बिलीफ एंड वैल्यूज होती है ना, तो कल्चर बिलीफ और ये सब चीज़ें क्या होती है, मतलब
ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो अगर कल्चर ठीक ना हो या उसकी जो बिलीफ है, तो अगर ये ठीक होती है ना, तो उसकी जो मेंटल हेल्थी कंडीशन होती है वो फिर अच्छी होंगी, ठीक है। तो हर पर्सन का अपना क्या होती है, एक बिलीफ और वैल्यू सिस्टम होती है। हेल्थ प्रैक्टिस अगर वो करवाता है, मतलब मुख्तलिफ किस्म की अपनी बॉडी का जो है सिस्टम का ख्याल रखते हैं, कोई भी क्या करते हैं, हेल्थ एक्सरसाइज करता है, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी मेंटल हेल्थ, और जब हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि कोई भी प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं या नहीं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस कोई आपको, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो फिर मेंटल पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर जो साइकेट्रिक असेसमेंट जब हम करते हैं, तो इसमें ये डेटाबेस जो ये क्लिनिकल साइट पे बातें हैं कि कंस्ट्रक्ट डेटाबेस, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो एक फॉर्म होती है ना, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा। फिर आप उसमें जो है साइको सोशल जो असेसमेंट, फिर फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो बॉडी की फिजिकल स्ट्रक्चर की एग्जामिनेशन है, या उसकी जो हिस्ट्री टेकिंग, पास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था वो लेते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं, स्टैंडर्डाइज रेटिंग स्केल प्रोवाइड करते हैं, और फिर इसके बाद जो वेरीफाइंग डेटा होती है वो डेटा को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि जो डायग्नोसिस ऑफ साइकियाट्रिक इलनेस है, तो दो तरह की, मैंने पहले भी आपको बताया कि दो तरह की डायग्नोसिस होती है, एक मेडिकल डायग्नोसिस होती है, एक नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। तो जो मेडिकल डायग्नोसिस होती है वो ज़्यादातर डॉक्टर बनाती है, और उसमें वो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, और उसमें जो कोर करते हैं, ठीक है, मतलब उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, और ये डॉक्टर मोस्टली करते हैं। और उसमें जो DSM है, तो DSM फोर ने वो ये डिफाइन किया हुआ है, मतलब जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ जो टेस्ट वर्जन 4 है, तो ये डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर उसने किया हुआ है, ठीक है, इस पे। फिर जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, तो ये नांदा ने जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और इसके लिए बहुत अलग जो बुक है, मतलब A to Z जितने भी डिजीज है, ठीक है, उसके लिए जो है वो नांदा के पास क्या होती है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्रिएट होती है, और ये नर्सिंग डायग्नोसिस स्पेसिफिक होती है, ठीक है, ये खुद से आप क्रिएट नहीं कर सकते। फिर आती है कि जो डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल्स मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन जो टेक्स्ट रिवीजन है, तो इसमें क्या है कि जो मतलब मेंटल डिसऑर्डर होती है आर कंसिडर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ, देखिए जो भी मेंटल डिसऑर्डर होगा वो ये 3 कंडीशन को फॉलो करेगा, जैसा कि बिहेवियरल प्रॉब्लम होगा, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, और उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, तो बायोलॉजिकल डिस्फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, डिस्फंक्शन में क्रिएट होती है। फिर आती है ये खुद जो है वो जो DSM है ना, तो ये पेर डिवाइड किया हुआ है, तो मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन, जिसमें एक्सियल 1 जो है, एक्सियल 1 में क्या, ऑल मेजर साइकाट्रिक, जितने भी ऑल मेजर साइकाट्रिक डिसऑर्डर आते हैं वो फर्स्ट स्टेज में आती है। दूसरे पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर या मेंटल रिटार्डेशन की जो डिजीज होती है वो सेकंड स्टेज में आएंगे। जो थर्ड होती है उसमें क्या है कि करंट जो मेडिकल कंडीशन डेट आर रिलेवेंट टू द मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, तो जो भी करंट कंडीशन होगा मेडिकल, वो उसकी वजह से होगा। फिर 4 नंबर जो है वो साइको सोशल जो है या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से ही होगा। फिर क्या है कि जो ग्लोबल असेसमेंट जो है वो फंक्शन होती है, तो ये भी इस तरीके से है कि ये मतलब प्रॉब्लम उसमें होगी, ठीक है। तो ये 4 जो है जितने एक्सेस होती है ना, तो ये है मतलब जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की अ, मतलब डिवाइड किया हुआ है। फिर थेराप्यूटिक अप्रोच से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लूँगा, अगर आप कैमरा से लेजर मत यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए, ताकि नहीं आने वाली वीडियो आप लोगों तक बराबर हो जाए, ठीक है। तो फिर आते हैं कि जो थेराप्यूटिक अप्रोच है, तो इसमें सबसे पहले जब हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं ना, तो सब साइको एनालिसिस करते हैं, मतलब उसकी जो साइको होती है ना, जो ब्रेन में जितनी भी बातें हैं उसको मतलब एनालाइज करना है, निकालना है और समझना है। शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी मतलब जो मतलब जल्दी और सडनली हम उसको क्या करते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं ताकि वो इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाए। फिर तीसरा जो है वो कॉग्निटिव थेरेपी, तो अगर एक पर्सन ऐसा है कि उसकी कॉग्निटिव लेवल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो उसके लिए हम कॉग्निटिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या है कि जो बिहेवियरल थेरेपी, इसमें जो मॉडलिंग आती है, ठीक है, मतलब उसकी जो नॉर्मल, तो हम फिर क्या करते हैं एज अ होल जो है वो उसकी जो बॉडी होती है उसको क्या करते हैं, या मतलब अगर मॉडलिंग हम कहते थे ना कि अगर दूसरे पर्सन की बात आप करते हैं कि देखिए ये आपके पीर का बंदा होता है, और वो मतलब जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि नर्सिंग मतलब दो स्टूडेंट्स है, ठीक है, और एक स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, दूसरे जो है वो कम लेते हैं, तो जो
थर्ड पार्टी जो मतलब थर्ड पर्सन होगा ना, तो ये थर्ड पर्सन उसको बताती है कि देखिए ये मेहनत करते हैं इतना, वो जो है वो इस मेहनत पे उसने जो है वो अल्लाह ताला ने उसको अच्छी रिजल्ट दी। तो ये जो बात है इसको हम मॉडलिंग कहेंगे, मतलब एज अ होल हम उसको दूसरे पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे ताकि उसकी जो इनकरेजमेंट है वो पॉसिबल हो जाए, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग कंडीशन तो आप जानते हैं कि जिसमें जो मतलब रिइंफोर्समेंट का बात की कि जितना पर्सन पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा तो उसकी रिइंफोर्समेंट की जो फीडबैक होती है वो और भी पॉजिटिव काम करेगा, और जो पर्सन नेगेटिव काम करेगा तो उस पर वहाँ नेगेटिव टाइप पे रिइंफोर्समेंट पड़ेगा और वो ज़्यादा नेगेटिव काम की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। फिर जो सिस्टम डिसेंसिटाइजेशन होती है, सिस्टम डिसेंसिटाइजेशन यही है कि अगर एक पर्सन है ये पहले से हुआ था ना, ठीक है, तो तकरीबन अल्बर्ट ने किया है, तो उसमें एक स्पाइडरमैन था, वो स्पाइडर जो है वो उसके पर थोड़ा-थोड़ा नीचे देखा था तो उसकी जो डर था वो ख़त्म करना, उसकी जो सिस्टम डिसेंसिटाइजेशन है वो क्रिएट करता था। फिर एवर्जन, तो एवर्जन में इसी तरीके से है कि उसकी सारी जो मतलब थॉट प्रोसेस होती है उसको चेंज कर दिया जाती है। फिर मेलियोथेरेपी वो थेरेपी होती है, देखिए जी, क्या अगर आप देख लेना तो जो छोटे बच्चे होती है, छोटे बच्चों की जो मतलब जो सिटी या मतलब जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल होती है, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में क्या होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ट्स वगैरह बने हुए होते हैं, मुख्तलिफ डायग्राम, तो वो डायग्राम एज अ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं कि आपने यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं ये प्रोसेस करना है, यहाँ पे जो है आपने मतलब आहिस्ता-आहिस्ता जाना है ताकि वो आप गिर ना सकें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है वो ये थेरेपी होती है कि हम मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स उस साइको पर्सन के लिए लेके आते हैं और उसको बताते और समझाते। फिर इंडिविजुअल ग्रुप फैमिली थेरेपी, ये सब जो है वो हम ग्रुप में फैमिली में और इंडिविजुअल ही कर हर पर्सन के लिए कर सकते हैं। फिर कल्चर बायसेस में क्या करते हैं कि कंसिडर कल्चर डिफरेंसेस दैट एम्प्लॉयज हेल्प। फिर ये तो आपको पता है कि हर कल्चर का अपना एक वैल्यू बिलीव कार्ड होती है ना, रस्म रिवाज और जो तौर तरीके होती है, तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट ही कर सकते हैं। फिर भी एक्सेप्टिंग ऑफ चेंजिंग फैमिलीज, फिर क्या होती है कि जो आपका फैमिलीज होती है तो ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, मतलब बी एक्सेप्टिंग ऑफ चेंज इन फैमिली, बी often consider uh, difference in to provide sensitive and competent care, ठीक है। तो ये ओपनली जो है वो क्या करेगा, इख्तियार होगा कि जो भी सेंसिटिव मतलब कंसिडरिंग होगा, तो बी ओपन कंसिडर डिफरेंस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेंसिटिव एंड कम्पिटेंट जो है केयर होगा वो प्रोवाइड करेगा। फिर ग्लोबल एंड इंटरवेंशन ऑफ साइकेट्रिक केयर डायरेक्टेड टू एंजाइटी, रियलिटी टेस्टिंग, सेल्फ स्टीम, इसी तरह से इक्वल टू लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ मैंने डिजीज प्रोसेस, मतलब फिर हम कौन सी एज ए साइकेट्रिक जो है वो इंटरवेंशन कर सकते हैं, जो हमारा गोल होती है, तो पहला हम क्या करते हैं उसकी जो एनजाइटी होती है वो उसको मालूम करते हैं, तो एनजाइटी मोस्टली हम फ्यूचर के बारे में करते हैं, ठीक है, कि मतलब क्या होगा, किसी तरीके से होगा, ये बातें जो है वो एनजाइटी क्रिएट करेगा। दूसरी जो है वो क्या है कि रियलिटी टेस्टिंग होगी, तो रियलिटी टेस्टिंग हम देखेंगे कि ये डिजीज एनजाइटी वाला है या नहीं है, ये इस रियलिटी जो पर्सन को हम बताती है ना, तो वो उसके सामने जो है वो टेस्ट जो हम करते हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर सेल्फ स्टीम, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इससे हम लेवल ऑफ फंक्शनिंग का जो डिजीज उसको हो प्रोसेस हो रही है ना उसको इस तरीके से हम मैनेज करेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक है कि पिक्चर इफेक्टिव मेंटल हेल्थ है, तो ये इंशाल्लाह थर्ड जो यूनिट है वहाँ पे जो है ये सब जो है अच्छी तरीके से क्या होंगी, मतलब एक्सप्लेन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू है कि causes of mental illness में most illness are caused by a chemical imbalance in the brain, but we do not always know what causes the chemical imbalance, तो ठीक है। ये बता रही है कि मेंटल इलनेस का रीजंस क्या होगी, तो पहला रीजन ये है कि जो केमिकल इम्बेलेंसेस होती है एज मतलब अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ब्रेन में कुछ एबनॉर्मेलिटी इस तरीके से कि इम्बेलेंसेस केमिकल की वजह से आती है, ठीक है, आपको पता है। जैसा कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, कुछ देर तक फैक्टर है कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि मेंटल इलनेस को काज करें, जैसा कि बायो साइको सोशल मॉडल है, अटेम्प्ट टू कंसिडर अ नंबर ऑफ फैक्टर दैट माइट कंट्रीब्यूट टू आर इफेक्ट मेंटल इलनेस इन द थ्री मेन कैटेगरी। पहले जो है बायोलॉजिकल फैक्टर मीन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक, आपकी बॉडी का ये तीनों नॉर्मल फंक्शन या उसकी जो केमिकल है या कोई भी इनहेरिटेड फैक्टर है तो इसकी वजह से आपकी मेंटल इलनेस कहाँ होगी। दूसरा जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर में इमोशनल एक्सप्रेशन आपकी ख़राब है या इंटरपर्सनल इंटरेक्शन दूसरे पर्सन के साथ जो है वो क्या है, आप ब्रेंगे है मीन ख़राब है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मेंटल इलनेस हो सकती है। फिर क्या है, फिर जो
सोशल जो फैक्टर है जैसा कि रिलेटेड टू कल्चर, बैकग्राउंड एंड करंट लाइफ सिचुएशन। तो ये सोशली आप जो है वो कल्चर के जो बैकग्राउंड है और आप उसके साथ जो है वो सिचुएशन के साथ ठीक नहीं होती ना, तो रिलेटेड कल्चरल बैकग्राउंड एंड कल्चरल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, फिर क्या है, these spectra may operate separately or in combination of at different time in a person life। तो ये कंबाइन जो बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और सोशल है, ये तीनों कंबाइन होकर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और अलग अलग भी क्रिएट कर सकती है। अकॉर्डिंग टू देयर टाइमिंग इन रिलेशन टू द इलनेस दे कैन बी सेड टू, ये टाइम पे डिपेंड करता है और उसकी जो रिलेशनशिप है इलनेस के साथ। ठीक है, जैसा कि प्रिडिस्पोज द पर्सन टू द इलनेस, मतलब प्रिडिस्पोज जो डिजीज है उससे पहले जो है वो एक प्रिपरेशन होती है, फिर प्रिसिपिटेट इट टू। ठीक है, तो ये प्रिडिस्पोजिंग प्रिसिपिटेटिंग डिफाइन क्या हुआ है बाद में। ठीक है, फिर परचुएट है। तो देखिए प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर मतलब ये है कि एग्जिस्ट लॉन्ग, वो फैक्टर जो लॉन्ग बिफोर ऑनसेट ऑफ इलनेस, मतलब डिजीज होने से पहले जो है वो उसमें पाई जाती है। जैसा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा अभी टेंशन ले रहा है फ्यूचर के बारे में, तो अगर ये एंजाइटी और टेंशन जो है आपकी फिर प्रोलॉन्ग हो जाती है, तो जो लॉन्ग एग्जिस्टिंग होती है ना, तो ये फिर एज अ जो एंजाइटी है ये एज अ प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर बन गया। फिर प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर ये है कि आर अ स्ट्रेसर occurring just before the appearance of symptom, either when it is first experienced or when it is relapsed। देखिए प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर वो होगी ना जब जब भी साइंस सिम्टम क्रिएट होती है ना, वहाँ उस टाइम जो है जब मतलब कोई भी स्ट्रेसर आप पे क्रिएट होगा ना, तो ये या तो उस पर्सन में होती है कि उसको कोई भी डिजीज या कोई भी मेंटल इलनेस नहीं होती है और डायरेक्टली आ जाती है। दूसरा उस पर्सन में हो सकती है कि पहले उसकी जो है वो साइकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम था, एंजाइटी मतलब डिसऑर्डर कोई था ब्रेन की, और फिर उस पे दोबारा ये प्रॉब्लम आ गई। तो ये जब दोबारा आने वाले पॉइंट है ये है एज अ प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर कहेंगे। और ये जब तब अगर होंगी जब अपेयरेंस ऑफ अ साइन सिम्टम होती है। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपने साथ जो है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, फ्लक्चुएटिंग फैक्टर है प्रिवेंट और डिले रिजोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम। जब उसकी इम्प्रूवमेंट वगैरह नहीं होती और उसमें डिले डिले आ जाती है, तो ये वो फैक्टर होती है जिसमें आपका साइन सिम्टम क्या होती है, खराब और वर्सन की जाती है, उसको हम परचुएटिंग फैक्टर कहेंगे। फिर इसमें जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है टू रिड्यूस अ पर्सन, मतलब वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है जो आप इख्तियार करते हो एक डिजीज से अपने आप को बचाती है। इन अदर वे द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर could also be grouped into two factor और there are, तो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है फिर वो भी टू ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल फैक्टर हो गया या साइकोलॉजिकल। फिजिकल फैक्टर आपको पता है कि द फिजिकल फैक्टर इंक्लूड द मतलब ट्रामा, हेड इंजरी हो गया या ड्रग यूज हो गया, डिपेंडेंसी, पैथोडीन, अल्कोहल यूज होगा या डिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे कि अल्कोहलिक या अल्कोहलिज्म है। ठीक है, फिर एक्यूट इन्फेक्शन कोई भी सेरेब्रल मलेरिया वगैरह हो गया एक पर्सन को, तो ये भी फिजिकल फैक्टर में आते हैं। टाइफाइड फीवर, मेनिंजाइटिस ये हो गया, या क्रोनिक इलनेस फॉर एग्जांपल डायबिटिक्स, हाइपरटेंशन हो गया, या पॉइजनस हो गया, टॉक्सिन हो गया, या केमिकल लाइक इंसेक्टिसाइड हो गया, या ठीक है या हर्बिसाइड हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये चीज़ें है ना, ये फिजिकल फैक्टर में ही आती है ना। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर में वो कौन कौन से कि लॉस ऑफ सच है, लॉस ऑफ लव वन इन ब्रेव। अगर एक ऐसा पर्सन आपसे चला गया कि ऐसे आप मोहब्बत करते हैं, तो ये आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा ये है कि लॉस ऑफ जॉब, अगर कोई पर्सन से जॉब लॉस होती है तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर उस पर इफेक्ट हो सकती है। फिर तीसरा जो है वो कि फाइनेंशियल लॉस हो गया, फेलियर इन एग्जाम, सिवियर पॉवर्टी, रेप इन डिटेलमेंट, ठीक है कोई भी रेप वगैरह हो गया, या अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड एट होम वर्क, ठीक है, एंड बीइंग रोबोट। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स है ये साइकोलॉजिकल फैक्टर आपकी बॉडी की जो ब्रेन मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो उसको ख़राब करती है। ठीक है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस स्पेशली यूजल एंड चाइल्ड एब्यूज। तो ये डोमेस्टिक जो मतलब सोसाइटी वगैरह में क्या होती है, ज़्यादातर झगड़े वगैरह होती है या कोई भी चाइल्ड एब्यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब जो इलीगल वर्किंग होती है ना, तो अगर बच्चों के साथ हो रहा है तो ये क्या, ये भी आपकी मेंटल और उस बच्चों की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकती है। मैरिटल प्रॉब्लम मतलब जो मैरिज हो गया सच इज डाइवोर्स और सेपरेशन, मतलब तलाक वगैरह या इसकी जो सेपरेशन है,
मतलब वाइफ और हस्बैंड में, तो ये प्रॉब्लम की वजह से जो है मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। फिर ब्रोकन रिलेशनशिप सच एज बीइंग जेलटल, और कोई भी पेरेंटल स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो जो रिलेशनशिप है वाइफ और हस्बैंड के दरमियान ये ख़राब जब होती है, तो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है उस बच्चों की भी, और वो जो वाइफ और हस्बैंड है। तो डिज़ास्टर लाइक नेचर और आर्टिफिशियल बोर्ड, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर किस चीज़ पे इफेक्ट करते हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।